जो समय आपको इंतज़ार करना पड़ा उसके लिए हाथ जोड़ के माफ़ी। आपको हिंदू नव वर्ष की बधाई, आपको नवरात्रों की मुबारक। पानीपत हरियाणा में सुख समृद्धि रहे। हमारे पत्रकार साथी, मीडिया के साथी, प्रिंट मीडिया के साथी, वेब टीवी के साथी सभी खुशहाल रहें, उनके परिवार खुशहाल रहें, ये दुआ करता हूँ। आज का हमारा जो एजेंडा है, देश में ऐसे हालात बनते जा रहे हैं कि जहां गैर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वो सरकारें भाजपा को बदनाम करने की साजिश रच रही हैं, ये कहकर कि ये हिंदुओं की पार्टी है। एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया ऐसी पार्टियों को चेतावनी देना चाहती है, अगर इस तरह के हालात पैदा करने हैं तो वो पाकिस्तान में जाकर राजनीति करें। मेरा एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया एक गैर राजनीतिक संगठन है। मैं किसी राजनीतिक पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं हिंदुस्तानी हूँ। जो लोग ये समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं को प्रोटेक्ट करती है और हिंदुओं की पार्टी है, वो उनकी मानसिकता देश का माहौल खराब करने की मात्र है। ऐसी पार्टियां या तो अपना विजन बदल दें या इस देश से अपनी राजनीति और या ऐसी राजनीतिक पार्टियों को चुनाव आयोग को उनकी जो मान्यता है वो रद्द कर देनी चाहिए, जो सिर्फ लोगों को गुमराह करके देश में एक जहर घोल के देश का माहौल खराब करने की साजिश रच रही हैं। मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 3 तलाक का बिल पेश किया। क्या मुसलमान की बेटी हमारी बहन बेटी नहीं है? अगर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने फांसी का फंदा चूमा तो क्या मुसलमान अशफाक उल्लाह खान ने फांसी का फंदा नहीं चूमा? हालांकि शहीद किसी की धरोहर या बपोती नहीं होते, वो राष्ट्र की धरोहर होते हैं। तो मुसलमान की बच्चियों को प्रोटेक्ट सबसे पहले अगर किसी प्रधानमंत्री ने किया वो नरेंद्र मोदी हैं। क्या वो पार्टियां जो देश में जहर घोलना चाहती हैं उसके बारे में कुछ बताएंगे? 370 खत्म करके हम आज तक कागजों में पढ़ते थे कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, लेकिन मोदी ने 370 खत्म करके, अमित शाह जी ने 370 खत्म करके एक विधान, एक झंडा, एक कानून बनाया। क्या वहाँ मुसलमान को निकाल दिया जम्मू कश्मीर से? क्या दिल्ली से मुसलमान को निकाल दिया मोदी जी की सरकार के बाद? उत्तर प्रदेश की सरकार में मुसलमान मंत्री नहीं है। ये किस तरह की मानसिकता है कि ये हिंदुओं की पार्टी है? क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं देश के मुसलमानों से अपील करता हूँ, उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुआ वो हिंदू वर्सेस मुसलमान हुआ। ऐसी सोच मोदी जी की, अमित शाह जी की नहीं है। जो दूसरी पार्टी के नेता हैं, जो क्षेत्रीय पार्टी के नेता हैं, वो इस तरह का जहर उगल रहे हैं। हमें मुसलमान भाइयों को सचेत होना पड़ेगा, और जहाँ हिंदुस्तान की बात आएगी, जहाँ भारत माता की बात आएगी, वहाँ हिंदू मुसलमान को एक होना होगा। ये हमें संकल्प लेने की जरूरत है। हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान रह रहा है उसको वंदे मातरम तो कहना ही पड़ेगा, उसको भारत माँ की जिंदाबाद भी कहनी पड़ेगी। अगर हिंदुस्तान की सरकार ये कहे कि भारत माता की जय कहो, वंदे मातरम कहो, तो उस सरकार को ये कहना कि ये हिंदुओं की सरकार है, ये मानसिकता गंदी है, अच्छी मानसिकता नहीं है। इस मानसिकता को बदलने की जरूरत है।
अन्यथा उत्तर प्रदेश से मैं एक ऐसी मुहिम चलाऊंगा जो ऐसी राजनीतिक पार्टियों को बेनकाब करेगी जो जिन्होंने मुसलमान का उत्तर प्रदेश में मिसयूज किया और मुसलमान मिसयूज हुआ। क्या हिंदुस्तान के अंदर व्यापार करने वाला मुसलमान, हिंदुस्तान के अंदर खाने वाला मुसलमान, हिंदुस्तान में एजुकेशन लेने वाला मुसलमान, हिंदुस्तान में व्यापार करने वाला मुसलमान क्या वंदे मातरम नहीं कर सकता? क्या सूर्य को प्रणाम नहीं कर सकता? क्या धरती माँ को प्रणाम नहीं कर सकता? क्या अपनी मिट्टी को सर के ऊपर नहीं लगा सकता? जरा बताए किस कुरान के अंदर लिखा है ऐसा ना करना? सिर्फ जहर घोलने का काम उत्तर प्रदेश की गैर भाजपाई पार्टी बाज हैं। अन्यथा लखनऊ से मुहिम चलाऊंगा या बनारस से मुहिम चलाऊंगा और ऐसी पार्टियों को बेनकाब करूंगा। हमें गर्व है कि इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, हमें गर्व है, एंटी टेररिस्ट इंडिया को गर्व है, इस देश का गृह मंत्री अमित शाह है। मैं तो इन दोनों को ऋषि मुनि, पीर पैगंबर और संत मानता हूँ। जब कोरोना आता है तो संत बनकर, और जब पाकिस्तान को जवाब दिया जाता है तो सर्जिकल स्ट्राइक की जाती है तो एक सिपाही बनकर मोदी ने इस हिंदुस्तान को बचाने का काम किया। तो मैं आज इम्पोर्टेंट एजेंडा ये था। दूसरा, ब्रिटेन के अंदर खालिस्तानी चैनलों को बैन किया गया। मैं ब्रिटेन सरकार का धन्यवाद करता हूं और वहीं मेरा एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया मांग करता है कि जो ब्रिटेन की खालिस्तान की सूची है आतंकवादियों की, वो इंडिया को, मोदी जी को सौंपे। तीसरी, हमारी भारत के प्रधानमंत्री से मांग है कि समय आ गया है 26/11 के शहीदों का बदला लेने का। जिस तरह हाफिज सईद ने 26/11 किया मुंबई में घुसकर लश्कर-ए-तैयबा ने, उसी तरह एक सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान में घुसकर भारत के प्रधानमंत्री करें और हाफिज सईद को वहाँ मौत के घाट उतारकर, जैसे ओसामा बिन लादेन को अमेरिका लेकर आया था, मौत के घाट उतारकर हाफिज सईद को, और कंधार हवाई जहाज हाईजैक करके कश्मीर जेल से रिहा हुए मौलाना मसूद अजहर को, जो जैश ए मोहम्मद का चीफ है, जो इस वक्त पाकिस्तान में बैठा है, उसको मौत के घाट उतारकर 26/11 और पार्लियामेंट के बाहर मिट्टी का तेल गिर कर आग लगाई जाए, ताकि हमारे हिंदुस्तान के उन शहीदों को, उन शहीद जवानों को जिनके सर कटे हैं, उन बम्बई के पुलिस अधिकारियों को करकरे जैसे जिन्होंने अपना खून दिया है, उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार जो हैं, उनके परिजन जो हैं, भारत सरकार को नमन करें। चौथी बात, खालिस्तान लगातार सर उठा रहा है। गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो सिख फॉर जस्टिस का चीफ है, जो मुगलों की औलाद है, जो पाकिस्तान के मुगलों की औलाद है, 9वें गुरु तेग बहादुर ने मेरे तिलक के लिए 100 करोड़ सनातनियों के जनेऊ के लिए अपना शीश कुर्बान दिया मुगलों के खिलाफ। 10वें गुरु गोविंद सिंह ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया मुगलों के खिलाफ लड़ते हुए। लेकिन वहीं गुरपतवंत सिंह पन्नू, नकली तथाकथित सिख, बिना केश का सिख, खालिस्तानी ISI का एजेंट, पाकिस्तान के आतंकी संगठनों की नाजायज औलाद गुरपतवंत सिंह पन्नू कनाडा में बैठकर कभी ये कहता है कि पार्लियामेंट के ऊपर खालिस्तान का झंडा लहराया जाए, कभी कहता है लाल किले पर पार्लियामेंट का झंडा लहराया जाए, कभी कहता है पंजाब में खालिस्तान बनेगा। अब उसने कहा कि मैं 29 अप्रैल को शिमला के अंदर खालिस्तान का झंडा लहराऊंगा। गुरपतवंत सिंह पन्नू का चैलेंज एक्सेप्ट। 28 अप्रैल को हम 4 बजे शिमला पहुंच जाएंगे। अगर वास्तव में खालिस्तानियों की मां ने दूध पिलाया है
उनको लगता है कि उनको हिमाचल का डीजीपी रोक लेगा, हिमाचल पुलिस रोक लेगी, तो वो हमें सुनिश्चित करें कि एंटी टेररिस्ट फ्रंट के लोगों ने कहाँ है। हरियाणा और पंजाब में एक सीमा पड़ती है परमाणु में चेकिंग होती है। परमाणु वाले बॉर्डर पर आ जाएं, आगे शिमला तो 100 किलोमीटर है। सरकार और पुलिस तो बहुत बड़ी चीज़ है, एंटी टेररिस्ट फ्रंट उनकी औकात मिट्टी में मिलाने के लिए तैयार है। मैं गुरपतवंत सिंह पन्नू के लिए मांग करता हूँ, ये झंडा लहराने की और 50,000 डॉलर देकर पंजाब के युवाओं को गुमराह करके खालिस्तान का झंडा जगह जगह लहराने की बात करता है। जो इसका सर काट कर लाएगा, मेरा एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया 51 लाख रुपए का इनाम देगा, चाहे वो कनाडा का ही आदमी क्यों ना हो। ऐसे लोगों को भारत के प्रधानमंत्री, मुझे दुख है इस बात का, हिमाचल के डीजीपी को मैंने इस कंप्लेंट की थी, आज तक हिमाचल के डीजीपी संजय कुंडू ने इसके ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं किया। ये किस तरह की सरकारें हैं, ये किस तरह की सरकारें हैं, बताइए मुझे। वहीं समय आ गया है, देश के गृह मंत्री से हम मांग करते हैं आपके माध्यम से, आज पानीपत की वो धरती जहाँ 3 लड़ाइयाँ हुई, युद्ध हुए, इतिहास रचे गए इस धरती से, मैं उस धरती पर खड़कर भारत के गृह मंत्री से मांग करता हूँ कि गृह मंत्री जी, इस देश का माहौल और पंजाब को दहलाने की साजिश रची जा रही है। सोनीपत में एक आतंकवादी पकड़े गए, AK-47 अम्बाड़ा से बरामद हुई, वो किसको मारने की साजिश थी? वो कहाँ से AK-47 आई? देश में ये क्या अफरा तफरी मच रही है कि जिस व्यक्ति को भारतीय सेना ने मौत के घाट उतारा, जिसका नाम जरनैल सिंह भिंडरावाला है, उसको भारतीय सेना ने मौत के घाट उतारा, उसका साहित्य क्यों बिक रहा है, उसके पोस्टर क्यों बिक रहे हैं, उसकी फोटो लगी जैकेटें क्यों बिक रही हैं, उसकी सीढ़ियाँ क्यों बिक रही हैं, उसके झंडे, फोटो लगे झंडे क्यों बिक रहे हैं, ये बताना पड़ेगा, नहीं तो देश में फिर आतंकवाद आएगा। भारत के प्रधानमंत्री को फिर थ्रेट मिला, भारत की प्रधानमंत्री की तरफ उठने वाली आंख फोड़ दी जाएगी। पहले जरनैल सिंह भिंडरावाला की सामग्री पर मैं मांग करता हूं आपके माध्यम से, जरनैल सिंह भिंडरावाला की सामग्री को तुरंत बैन किया जाए। ये वही जरनैल सिंह भिंडरावाला है। मैं पानीपत के लोगों, पत्रकार साथियों के माध्यम से बताना चाहता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूं। निसिम डाचर के अंदर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि मैं उस गुरुद्वारे में नहीं जाऊंगा जिस गुरुद्वारे में जरनैल सिंह भिंडरावाला का फोटो लगा हुआ है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री का विरोध हुआ। जब हरियाणा का मुख्यमंत्री सेफ नहीं है तो जरनैल सिंह भिंडरावाला का और विरोध कौन करेगा? जरनैल सिंह भिंडरावाला तो मुख्यमंत्री तो Z+ सिक्योरिटी में है, पूरी प्रदेश की सिक्योरिटी उनके साथ है। मैंने जरनैल सिंह भिंडरावाला का विरोध करा था, मेरा दफ्तर जला दिया गया। मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं मरने से नहीं डरता, मौत एक बार आती है। भगत सिंह ने कहा था जिंदगी अपने दम पर जी जाती है, कंधे पर तो जनाजे जाया करते हैं। मैं मरने के लिए तैयार हूँ, हिंदुस्तान की एकता और अखंडता के लिए मरने के लिए तैयार हूँ। इन देशद्रोहियों के खिलाफ मुहिम मेरी जारी रहेगी, पाकिस्तान के खिलाफ मेरी मुहिम जारी रहेगी, आतंकवादियों के खिलाफ मेरी मुहिम जारी रहेगी। खालिस्तान मेरे खून पे बनेगा, मेरी लाश के ऊपर बनेगा। ये आज की हमारी मोटी मोटी मांग है। वहीं एक डॉक्टर अर्चना शर्मा, जिसने राजस्थान के दौसा जिला की रहने वाली थी, उसने आत्महत्या कर ली, इसलिए कि उसके पास एक प्रेग्नेंट औरत आई इलाज के लिए और उसकी डेथ हो गई। सुप्रीम कोर्ट डॉक्टरों को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन बावजूद उसके ऊपर 302 का मामला अर्चना शर्मा डॉक्टर के ऊपर लगा दिया और वो इतनी आतंकित, उसको इतना टॉर्चर कर दिया कि उसको सुसाइड करना पड़ा। मैं मांग करता हूँ इसकी CBI जांच हो और राजस्थान के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ FIR दर्ज हो। एक से आपका कार्य चल रहा है, आपको क्या लगता है कि कितने समय बाद आपने क्या अचीवमेंट की है, क्या किया है, क्या बदलाव लाया आप? देखिए, मुझे नहीं पता आप किस विषय में बदलाव मेरे से पूछ रहे हैं।
लेकिन अगर मैं ना बोलता तो अगर जीटी रोड पे दिन में 10 लाख गाड़ियां निकलती हैं तो 9.5 लाख या उससे ज़्यादा गाड़ियों पर जरनैल सिंह भिंडरावाला की फ़ोटो होती। अगर हम ना बोलते होते तो आपके पानीपत में भी खालिस्तानी रैलियाँ कर रहे होते। अगर मैं ना बोलता, पानीपत में जब अब्दुल करीम टुंडा जो बम बनाता है, जो हफीज सैयद का राइट हैंड है, जो हिंदुस्तान की जेलों में है, जब आपके पानीपत की कोर्ट में पेश होता था, सबसे पहले हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मदन भारद्वाज मेरे साथ पूरी टीम के साथ करनाल के आईजी के पास गए। हमने कहा कि ये खतरनाक आतंकवादी बाई रोड लेके आया जा रहा है, इसको गाजियाबाद की जेल से, उसको आना बंद हुआ। तो आप कैसे कह सकते हैं? भगत सिंह ने अपनी फांसी के फंदे पर चढ़ा, उस वक्त के पत्रकारों ने भी शायद भगत सिंह से पूछा होगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। मुझे खुशी मिलती है भारत माता की रक्षा करते हुए, मुझे खुशी मिलती है कि मैं खालिस्तान नहीं बनने दूंगा। मैं देश के सिखों को अपील करता हूं आपके माध्यम से कि जो खालिस्तान की बात करते हैं उनके खिलाफ सड़कों पर आइए। हिंदू सिखों को एक होने की जरूरत है। हिंदू सिख एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर पंजाब में, मैं खालिस्तानियों से पूछना चाहता हूँ, देश का हर सिख इनसे पूछे खालिस्तानियों से, जो कभी लाल किले पर खालिस्तान का झंडा लहरा कर आते हैं। इस देश में सबसे बड़ा झंडा, किसी भी धर्म से बड़ा झंडा भारतीय झंडा है, तिरंगा झंडा है। उसके झंडे के आगे सब झंडे छोटे हैं। मेरे से कोई बहस कर ले, वो झंडा खून से बना है शहीदों के, भगत सिंह, राजगुरु, मंगल पांडे, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, मदन लाल ढींगरा, उन शहीदों की बदौलत बना है झंडा। उस झंडे से सब नीचे हैं झंडे। अगर उस झंडे को कोई ललकारेगा उसका सर उतार दिया जाएगा, चाहे वो खालिस्तानी है, चाहे वो भिंडरावाला समर्थक है, चाहे वो पाकिस्तानी आतंकवादी है। एक बार सर ये झंडा सबके लिए है, लेकिन झंडे के नीचे क्या चल रहा है, ग्राउंड की जो हकीकत है, क्या आपको पता है कि आज नौजवान किस दिशा में जा रहे हैं, किसकी वजह से जा रहे हैं? देखिए, जो सरकारों का काम है, हर हाथ को काम, हर पेट को रोटी, हर सर को छत, वो नहीं मिलती। देश का युवा एजुकेशन पाकर नौकरी नहीं पा रहा, लेकिन मैं कहता हूँ कि देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री आया है, ऐसे लगता है कि वो एक साक्षात, जैसे हनुमान जी कहते हैं, हनुमान जी इस धरती पर साक्षात हैं, हमारे अंग संग हैं। हो सकता है इस हॉल में भी बैठे हों, तो वो हनुमान जी बनकर आए हैं। थोड़ा इंतजार करो, हर हाथ को काम मिलेगा, हर जो पढ़ा लिखा आदमी है उसको एक दिन नौकरी मिलेगी, इस देश में राम राज आएगा। थोड़ी धैर्य रखें। और मैं आज आपके माध्यम से एक बात जरूर कहूँगा, 4 लोगों को विजिलेंस से की गिरफ्तारी से, एक करनाल में पकड़ लिया जाता है, एक पानीपत में पकड़ लिया जाता है, एक अम्बाड़ा में पकड़ लिया जाता है, एक फरीदाबाद में पकड़ लिया जाता है, एक भिवानी में 5 लोगों को इनको पकड़ने से असली मगरमच्छ सामने नहीं आ रहे। असली मगरमच्छों को अगर सामने लाना है तो एक बार हरियाणा का मुख्यमंत्री मोदी जी अनिल विज को बनाकर देखें, फिर बताता हूँ असली मगरमच्छ कैसे आते हैं बाहर। ये लोगों के साथ जो है, ठीक है, मनोहर लाल ईमानदार आदमी है, लेकिन मनोहर लाल जी आपका सिस्टम ईमानदार नहीं है, करप्शन नीचे से है। एक डीटीपी को, विक्रम कुमार को पकड़ने से क्या डीटीपी अकेला इन्वॉल्व है? क्या भिवानी का नगर पालिका का, जिस दिन से लोकल बॉडी मंत्रालय अनिल विज से वापस लिया गया, उसी दिन से हरियाणा की नगर पालिकाओं में और हरियाणा के नगर निगमों में करप्शन चोरों पर, जो करप्शन की फाइलें पेंडिंग थी, जिनको आगे नहीं लगाया जा रहा था क्योंकि पता था सबको अनिल विज इस महकमे का मंत्री है, आज वो फाइलें ऐसे दौड़ रही हैं जैसे जहाज के टायर हों। तो यहीं से पता चलता है। तो अगर तजर्बा करना है नायक फिल्म की तरह, हरियाणा के मुख्यमंत्री 24 घंटे के लिए चीफ मिनिस्टर अनिल विज को बढ़ा दें, ले लें नजारा। फिर अधिकारी तो सरकार भी तो है, जो अधिकारी करप्शन कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, सरकार के द्वारा नियुक्त किए हुए हैं, सरकार आपकी है। नहीं, मैं यहाँ गलत है आप। मैंने क्या कहा कि मेरा एंटी टेररिस्ट फंड इंडिया नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन मैं
इसको राजनीतिक आतंकवाद भी मानता हूँ। ये पॉलिटिकल टेररिज्म है, पॉलिटिकल टेररिज्म है। आपकी एक फाइल जायज़ है, आपने एनडीसी लेनी है, आपको नहीं मिल रही बिना पैसे से, ये सरकार के उस अधिकारी का आतंकवाद है। आपके पास पैसे नहीं है, आपकी फाइल पेंडिंग, और नजायज किले के किले, एकड़ के एकड़ जो है उनकी जो है CLUs कर रहे हैं DTP। ये तो सिस्टम ही खराब है। हालांकि हरियाणा के अंदर बहुत से IAS अफसर, बहुत से IPS अफसर, बहुत से बड़े सीनियर अफसर बड़े ईमानदार हैं। अगर वो ना हो तो सिस्टम ही खराब हो जाए। लेकिन तालाब की अभी भी कुछ गंदी मछलियाँ सारे सिस्टम को ख़राब कर रही हैं। उसको, उन मछलियों का इलाज, उन मगरमच्छों का इलाज जरूरी है। तब हरियाणा एक ऐसा हरियाणा बन सकता है जहाँ राम राज हो। मुख्यमंत्री जी से मेरी कोई रंजिश नहीं है, मुख्यमंत्री जी मेरी बहुत इज्जत करते हैं, मैं मुख्यमंत्री जी की इज्जत करता हूँ। ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, शिक्षित मुख्यमंत्री हैं, लेकिन हरियाणा के करप्ट अफसरों को डंडे की भाषा आती है समझ, वो हमारे मुख्यमंत्री चला नहीं सकते। वो सिर्फ अगर हरियाणा में कोई लीडर चला सकता है, उस लीडर का नाम है अनिल विज। जैसे मोदी जी हर वक्त अपना झोला तैयार रखते हैं, ऐसे ही हरियाणा के मंत्री अनिल विज जी हर वक्त अपना झोला अपने पास रखते हैं। कोई सरकारी कोठी नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, या सरकारी कार्यों में रहते हैं या लोगों में रहते हैं। एक पंजाब विधानसभा में एक संगठन है वो गैर राजनीतिक है, पर आप सपोर्ट भी तो कर रहे हैं कि बीजेपी या मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या करप्शन को लेकर के आपके क्या आपका क्या मतलब है कि अगर किसी आपके पत्रकार ने यहाँ सच्ची जर्नलिज्म करा हो और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाए, तो मैं अगर उसकी मदद करने आता हूँ तो मुझे ये कहा जाएगा कि ये पत्रकार तो आपका दोस्त था। मुझे सच्चाई की आवाज़ उठानी ना, मुझे सच्चाई की आवाज़ उठानी चाहिए। मोदी जी अच्छे आदमी हैं, मोदी जी राष्ट्र को मजबूत कर रहे हैं, मोदी जी हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। मोदी जी हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं तो ये तो नहीं कह रहे हैं कि मुसलमान दौड़ जाओ पाकिस्तान चले जाओ। 2014 यूपी के मुसलमान ने एक तरफ मत क्यों दिया? क्या 3 तलाक किसी को अच्छा नहीं लगा? क्या मुसलमान नहीं चाहता कि उसकी एक बेटी की एक ही शादी हो, उसकी बेटी की 3 शादियाँ हों, तो उसको 3 बार कहा तलाक 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 और ख़त्म। मोदी जी ने प्रोटेक्ट किया है मेरे देश की मुसलमान की बेटी को। मेरे देश के मुसलमान की बेटी मेरी भी बेटी है, मेरी भी बहन है। अनिल जी, जब आप 2014 में जब सरकार आई तो सिर्फ करप्शन को लेकर के और भ्रष्टाचार को लेकर के और महंगाई को लेकर के जो है सत्ता में आई थी। आज स्थिति वो की वही है, जैसी की स्थिति है, उसको लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? इस बारे में जो लोग MLA आपके बने हुए हैं, जो आपके यहाँ MP बने हुए हैं, वही बताएंगे। मैं तो सिर्फ इतना कहता हूँ कि एक दिन का नायक हरियाणा में अनिल विज है। अनिल विज को एक दिन का नायक बना के देख लो। हरियाणा में भ्रष्टाचार 24 घंटे के अंदर वो बेनकाब करने का दम रखता है। हम इस बात को मोदी जी तक जरूर पहुँचाएंगे। तो खट्टर जी सक्षम नहीं है इस काम करने में। खट्टर जी, मैंने क्या कहा? खट्टर जी भी देशभक्त हैं, अनिल विज भी देशभक्त है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात मेंशन कर रहा हूँ। खट्टर जी भी देशभक्त है, अनिल विज भी देशभक्त है, वीरेश चंडिल्ला भी आतंकवाद के खिलाफ लड़के। मुझे कोई देशभक्त मानता है कि नहीं मानता? जो मेरे ये लोग बैठे हैं मुझे देशभक्त मानते हैं। मैं अपनी कैटेगरी को रोकता हूँ। अनिल विज जी और खट्टर दोनों देशभक्त हैं, दोनों ईमानदार हैं, लेकिन एक गरम दल का, एक नरम दल का है। आज़ादी की लड़ाई में भी 2 ग्रुप काम कर रहे थे, गरम दल और नरम दल। आज़ादी दिलाई गरम दल ने, आज़ादी दिलाई भगत सिंह ने, आज़ादी दिलाई राजगुरु ने, आज़ादी दिलाई सुभाष चंद्र बोस ने, आज़ादी दिलाई चंद्रशेखर आज़ाद ने, आज़ादी दिलाई खुदीराम बोस ने, आज़ादी दिलाई राम प्रसाद बिस्मिल ने। तो हमें इस वक्त ज़रूरत है गरम दल के, हरियाणा से भय खत्म करने की। भ्रष्टाचार, कोई भी गैंगस्टर किसी को भी गोली मार दे, मूली गाजर की तरह काट दे, हद है यार। इंसान की जिंदगी मुट्ठी भर होगी। एक सर पंजाब विधानसभा में एक कानून पारित हुआ, उन्होंने करा भी चंडीगढ़ पंजाब का हिस्सा दिया जाए, तो इसको लेकर हरियाणा सरकार भी गंभीर है, कांग्रेस भी। क्या आम आदमी पार्टी इसीलिए आई थी कि भाई चंडीगढ़ को अपने हिस्से में ले ले? हरियाणा का चंडीगढ़ एक हिस्सा राजधानी है, और आज इसी सत्र में भाई 5 तारीख को मुख्यमंत्री ने भाई सत्र भी बुलाया है। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखो, ये एक पॉलिटिकल जवाब है, सवाल है, और इसका मेरे पास, मैंने आपको टाइम एंड अगेन एक ही बात कही कि मेरा संगठन जो है नॉन पॉलिटिकल है, लेकिन इसका जवाब आपने मांगा है तो मैं ज़रूर दूंगा, क्योंकि
आई एम लॉ अबेडिंग सिटीजन, वी आर लॉ अबेडिंग सिटीजन, तो दैट इज आवर मॉरल ड्यूटी कि मैं आपको इसका रिप्लाई भी दूं। जो काम भगवंत मान की सरकार को करने चाहिए, उनको 92 सीट्स मिली है, प्रचंड बहुमत, बड़े बड़े जो जिसको हम जब ढोल बजता है तो आवाज आती है तिंग से तिंग। प्रकाश सिंह बादल साफ, कैप्टन अमरिंदर सिंह साफ, नवजोत सिंह सिद्धू साफ, सुखबीर सिंह बादल साफ, कोई व्यक्ति नहीं रहा 92 लोगों को। अब हमें कहीं ना कहीं, ये मेरे साथ जो बच्चे बैठे हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये सब आम आदमी हैं, ये इस देश का कभी ना कभी नेतृत्व करेंगे। अब ये मतलब पंजाब के अंदर जो मैंडेट मिला है वो पैसे से ऊपर उठ के मिला है। तो मैं भगवंत सिंह मान जी को सलाह दूंगा, बजाय विधानसभा में किसी की खिल्ली उड़ाने के, बजाय विधानसभा में किसी का मजाक उड़ाने के, बजाय विधानसभा में सिर्फ और टीआरपी बनाने के, जो आपने लोगों से वादे किए, चंडीगढ़ पंजाब तो 1966 से चल रहा है, वहाँ सिर्फ विधानसभा में रेजुलेशन लाने से चंडीगढ़ ना पंजाब में आप मिलने वाला है ना लेने वाला है। अभी बहुत आपके पास इशू हैं, जिस इशू से लोग आपके साथ लगेंगे, उन इशूज़ को उठाइए, चाहे ले